Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. डॉन न्यूज़पेपर का हम कर रहे थे उसके एडिटोरियल्स का और ओपिनियन का एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये सीरीज कंटिन्यू थी एंड टुडे इज 29th of November 2023। सो जी, क्या है आज के न्यूज़पेपर के ओपिनियन के पेज में हम पहले डिस्कस करेंगे 1, 2 एंड 3 ये वाले 3 एडिटोरियल, देन वी मूव फॉरवर्ड एंड 4, 5, 6 एंड 7 ये वाले ओपिनियंस जो हैं इनको डिटेल में एनालाइज किया जाएगा और फोकस किया जाएगा कि पेपर पर्सपेक्टिव में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप लोगों को हाईलाइट करके या जो कंसेप्ट्स हैं वो आपको कन्वे कर दिए जाएं। सो ये लिस्ट है उन 3 एडिटोरियल्स की एंड दैट इज द लिस्ट ऑफ 4 ओपिनियंस की। सो जी, पीडीएफ लिंक जो है वो अवेलेबल होगा न्यूज़पेपर का भी और इस लेक्चर का भी डिस्क्रिप्शन के अंदर, और साथ में इस व्हाट्सएप चैनल का भी, आप वहां से हमको ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरे के पूरे लेक्चर के 7 चैप्टर्स बना दिए जाएंगे जिनमें 3 एडिटोरियल्स होंगे और 4 ओपिनियंस होंगे। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन के अंदर देखेंगे तो आपको 7 चैप्टर्स मिल जाएंगे, टाइम डिवाइड कर दिया जाएगा एंड एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। एंड जी, ये वाला जो काम है दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर टीम, ये आप लोगों ने करना है। एंड टुडे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हम लोगों ने पर्सनली चूज किया है आपके लिए कि अगर आप लोग सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं, सो वाई सीएसएस और या फिर पीएमएस, क्यों आप लोगों ने ये चूज किया कि हम सीएसएस को जाएं, सीएसएस का एग्जाम दें, या हम जाएं और पीएमएस की तैयारी करें और उसका एग्जाम दें। बाकी भी तो दुनिया में इतने काम हैं, आप कोई भी काम कर सकते थे। सो वाई, तो ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि आप लोगों ने क्यों इस फील्ड को चूज किया, क्यों इस तरफ आप लोग मूव किया आप लोगों ने। इसके पीछे कोई स्टोरी है, कोई मोटिवेशनल स्टोरी है, कोई जिंदगी का कोई इंसिडेंट है जिसने आपको कहा कि आप लोग जाएं और सीएसएस करें या पीएमएस करें और एक अच्छी सीट पर बैठें। सो दिस ऑल आपने को ने खुला, आपको क्या कहते हैं कि लिमिट है, जितना मर्जी आप लिखें और एक्सप्लेन करें। और इससे क्या होगा, असल में नॉलेज सबके पास होता है, ठीक है, नॉलेज सब बच्चों के पास होता है, वही चीजें होती हैं घूम फिर के, लेकिन प्रैक्टिस नहीं होती कि अपने इल्म को, अपने आइडियाज को वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन किया जाए। तो ये समझ लें कि जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको एक चांस मिल जाएगा कि आप खुद ही आपको एनालाइज हो जाएगा क्या वाकई जो मैं सोचता हूँ वो लिख पा रहा हूँ या नहीं पा रहा। सो दैट इज टुडे क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जरूर इसको बताना है। एंड आगे ये जो स्लाइड है ये हम लोगों ने इसके अंदर ऐड अप की है ताकि आपको पता चल सके व्हाट्स हैपनिंग करंटली, जो है क्या ग्लोबल इश्यूज कौन से ऑन गोइंग है करंटली जो चल रहे हैं ग्लोबल इश्यूज। ये आपने पॉज करना है, इस स्लाइड को पढ़ लेना है तो आपको पता चल जाएगा करंटली क्या चल रहा है दुनिया के अंदर, और ये करंटली पाकिस्तान के अंदर जो चल रहा है ये उसकी स्लाइड है। तो ये सारी की सारी चीजें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है डिस्कस की हुई है, अगर आप उनको सुनेंगे तो ये सारी की सारी आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये करंटली जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है ये वो वाले इश्यूज हैं। सो जी, फर्स्ट एडिटोरियल जो हमारा है वो है क्लाइमेट क्रॉस रोड, ठीक है। क्लाइमेट के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई जो है एडिटोरियल या ओपिनियन आ रहा है। तो मैं अभी से आपको जो सीएसएस के लिए जा रहे हैं एग्जाम के लिए या पीएमएस के एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो अभी से मैं आपको बता देता हूँ कि क्लाइमेट के ऊपर आपको क्लाइमेट जो चेंज है उसकी किसी भी डायरेक्शन के अंदर आपको ऐसे जरूर पूछा जाएगा, इसके बगैर आपका पेपर नहीं बनेगा। दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो आपको इसकी सारी डायरेक्शंस का पता होना चाहिए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है उसका पता होना चाहिए, दैट इज व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। काजेज, इफेक्ट्स, सॉल्यूशंस, इसी तरह से क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको पता होना चाहिए, काजेज, इफेक्ट, सॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फूड सिक्योरिटी है उसका पता होना चाहिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो दूसरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं माइग्रेशन की उसका पता होना चाहिए। तो सारे जो भी इसके कॉर्नर्स हैं उन सबको आपको इसके बारे में आपको इसका इल्म होना चाहिए, वो किसी भी डायरेक्शन में आपसे पूछ सकता है। तो ये मैं आपको समझ लें कि पहले टाइम से पहले बता रहा हूँ कि सीएसएस या पीएमएस के पेपर में ये इंशाल्लाह जरूर पूछा जाएगा आपको इसके बारे में। चलें चलते हैं हम आगे ट्यूटोरियल की तरफ।
तो फर्स्ट एडिटोरियल है क्लाइमेक्स क्रॉस रोड। इसके अंदर बात होगी COP28 की, जो कल होने जा रही है दुबई के अंदर। और उसके अंदर लॉस एंड डैमेज फंड बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसके ऊपर पाकिस्तान भी बात करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के भी पास पैसे नहीं हैं। तो इसके अंदर क्या क्या बातें हैं वो मैं डिस्कस करता हूं, लेकिन डिस्कस करने से पहले आपको एक पिक्चर दिखा देता हूं। ये है टुडे डॉन की पिक्चर। टुडे जो डॉन न्यूज के अंदर पिक्चर आई है वो ये वाली है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कोई प्रीवियस डे जो हमने यस्टरडे जो हमने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उसके अंदर यही बताया गया था कि IMF ने पाकिस्तान को कहा है कि जो नेक्स्ट बजट तुम पेश करोगे उसकी वो क्या होना चाहिए, क्लाइमेट रेजिलियंस होना चाहिए। तो यहाँ पर भी है कि नेक्स्ट बजट मस्ट अडाप्ट टू क्लाइमेट चेंज, IMF टेल्स पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की सूरत हाल है और दूसरी तरफ ये क्लाइमेट की सूरत हाल है। तो पाकिस्तान को कहा जा रहा है अब इससे लड़ो, लेकिन इससे लड़ने के लिए पाकिस्तान के पास एनर्जी नहीं है, पाकिस्तान के पास फाइनेंस नहीं है। और अब वो फाइनेंस पाकिस्तान लेने जा रहा है कहाँ, COP28 के अंदर। वहां पर जाकर पाकिस्तान बताएगा कि मेरी ये वाली सूरत हाल है और जो क्लाइमेट चेंज है वो मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसकी ये वाली सूरत हाल है, लिहाजा मुझे ताकत दी जाए, मुझे पैसे दिए जाए ताकि मैं इसको काउंटर कर सकूं। सो जी, चलते हैं अब आपने इसकी तरफ। इसके अंदर अब वो जो डिटेल्स थी इंपॉर्टेंट वो मैंने निकाल कर बाहर रख दी हैं। COP28 दुबई में होने जा रही है, कल होगी, ठीक है। अब पाकिस्तान वहां पे क्या करेगा, पाकिस्तान अपना केस जो है वो पुटअप करेगा वहां पर, और बताएगा कि कितना ज्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से मेरे मुल्क में तबाही आई है। हाईलाइट करेगा फ्लड जो 2022 के अंदर आया है, उसमें बताएगा कि मेरा 1/3% जो एरिया है, लैंड है, मेरी टोटल जमीन 1/3 यानी कि 33% लैंड जो मेरी है मुल्क की, वो इस फ्लड की वजह से तबाह हो गई है। 33 मिलियन जो लोग हैं वो अफेक्ट हुए हैं, और $35 मिलियन की जो मेरी इंफ्रास्ट्रक्चर है और फसलें हैं वो तबाह हुई हैं। यानी कि इकोनॉमिकली मुझे इतना नुकसान हुआ है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में, ठीक है ना। बट पाकिस्तान मगर कहता है कि मुझे, पाकिस्तान वहां पे अपने केस में ये कहेगा कि इतना नुकसान हुआ है मुझे इस फ्लड की वजह से, और ये फ्लड क्यों आया है, क्लाइमेट चेंज की वजह से। और क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन की वजह से, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी शामिल है। और वहां पर पाकिस्तान बताएगा कि मुझे तो इतना नुकसान हो गया है, लेकिन जो मैं एमिशन कर रहा हूँ वो तो मैं बिल्कुल थोड़ी सी कर रहा हूँ, इतनी थोड़ी कर रहा हूँ कि उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। तो ये होगा पाकिस्तान का केस कि जनाब यहाँ पर मुझे इतना नुकसान हुआ है, लिहाजा आगे जो आप लोगों ने COP27 के अंदर वादा किया था कि हम क्या करेंगे, लॉस एंड डैमेज फंड बनाएंगे, उसको आप क्या करें, ऑपरेशनल करें और उसको मुझे पैसे दें, ठीक है। और लास्ट टाइम जो COP28 हुई थी, उसकी 27 हुई थी, उसके अंदर भी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी, डेवलप कंट्रीज जो थे, उन्होंने कमिटमेंट की थी कि हम पाकिस्तान को $100 बिलियन देंगे हर साल, ठीक है ना। तो वो भी नहीं अभी तक मुझको दिए, तो वो भी मुझे दिलवा कर दें। तो ये होगा पाकिस्तान का केस जो ये पुटअप करेगा कहां पर, COP28 के अंदर। अब इस केस के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है लॉस एंड डैमेज फंड। लॉस एंड डैमेज फंड वही, इसका मतलब ये है कि COP27 के अंदर ये फैसला किया गया था कि एक लॉस एंड डैमेज फंड बनाया जाएगा, और उस फंड के अंदर उन कंट्रीज को, जो डेवलप कंट्रीज हैं, जिन लोगों ने इंडस्ट्री लगाई और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में छोड़ी और उसकी वजह से क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज हुई, वो कंट्रीज ने तो पैसा कमा लिया, जिनमें बर्तानिया है, USA है, चाइना है। तो उसका नुकसान किसको हुआ, दूसरे मुल्कों को, जैसे पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान में अब क्या होता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होते हैं, फ्लड आ जाता है। तो फिर पाकिस्तान को तो नुकसान हो गया इतना ज्यादा, लेकिन पैसे किसने कमाए, जो डेवलप कंट्रीज थी। अब डेवलप कंट्रीज क्या करेंगी, इस फंड के अंदर पैसे डालेंगी, और जिनका लॉस हुआ है, जैसे पाकिस्तान है, इस फंड से पैसे निकाल कर उन मुल्कों को दिए जाएंगे। ये है लॉस एंड डैमेज फंड। तो पाकिस्तान का अब COP28 के अंदर जो पूरा फोकस रहेगा वो इस चीज के ऊपर रहेगा कि लॉस एंड डैमेज फंड के तहत मुझको पैसे दिए जाएं। और इसके अलावा जो लास्ट टाइम आप लोगों ने कमिटमेंट की थी कि $100 बिलियन पाकिस्तान को हर साल देंगे, वो भी दिलवाए जाएं, वो भी मुझे अभी तक नहीं मिले। तो ये है अभी की जो इसके अंदर उसने डिस्कशन की है, जो चीजें बताई हैं। नीचे जाने से पहले मैं आपको ये चीज और बता दूं कि एक लास्ट टाइम मैंने एडिटोरियल ओपिनियन एक पूरे का पूरा इसके ऊपर डिस्कस किया था, लॉस एंड डैमेज फंड के ऊपर, जिसके अंदर उसने बताया था कि ये पैसा कहाँ से आएगा, कौन देगा, कितना देगा,
और किस मुल्क को कितना दिया जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें अभी जो हैं वो पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, इनके ऊपर कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ। और प्लस इसके अंदर एक और चीज़ बता दो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर भी ये केस जा चुका है, और इससे ये होने वाला है कि जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर ये केस जाएगा, ये वाला लॉस एंड डैमेज फंड वाला, तो वो जो कंट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ रही हैं हवा के अंदर या ग्रीन हाउस गैसेस का वजह बन रही हैं, तो उनके ऊपर कंपलसरी किया जाएगा कि वो दूसरी जो कंट्रीज हैं उनको पैसे दे। तो ये अलहदा से आपको मैंने बता दिया जो सूरत चली है। आगे पाकिस्तान बताता है कि लास्ट ईयर जो मेरा टेम्परेचर था ना वो 53 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। आगे वो कहता है पाकिस्तान ने बनाया है, डेवलप किया है एक नेशनल अडाप्टेशन प्लान, मगर पाकिस्तान के पैसे नहीं है उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने भी क्या बनाया है, नेशनल अडाप्टेशन प्लान। ये वाला प्लान भी हमने प्रीवियस ओपिनियंस के अंदर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, मगर पाकिस्तान के पास अभी पैसे नहीं है, और वही पैसे पाकिस्तान लेने जा रहा है COP28 के अंदर। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने एस्टीमेट लगाया है एक रिपोर्ट के जरिए कि पाकिस्तान को तकरीबन $348 बिलियन की ज़रूरत है 2030 तक, 2030 तक पाकिस्तान को $348 बिलियन की ज़रूरत है जस्ट टू मेंटेन रेजिलियंस, यानी कि रेजिलियंस वो कर सके, नेक्स्ट को फ्लड आए तो उसको उससे वो बच सके। तो इतना पैसा पाकिस्तान को चाहिए 2030 तक। और इसके अलावा जो फाइनली जो बात यह है कि COP28 के अंदर पाकिस्तान का जो फोकस रहेगा वो लॉस एंड डैमेज फंड के ऊपर रहेगा, जिसमें पाकिस्तान बताएगा कि मेरा कितना नुकसान हुआ है 2022 का जो फ्लड है उसकी वजह से, और आगे भी कितना नुकसान हो सकता है। ये सारी चीज़ पाकिस्तान डिटेल में डिस्कस करेगा, और फिर पाकिस्तान को इस फंड के जरिए अगर ये ऑपरेशनल हो जाता है, तो अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ, अगर ये ऑपरेशनल हो जाता है तो पाकिस्तान को पैसे दिए जाएंगे। अब वो पैसे आगे ज़ाहिर है करप्शन की नज़र हो जाएं, या जो अलीट क्लास है वो किसी ना किसी तरीके से हमारे पार्लियामेंटेरियन या जो भी हैं सियासतदान हैं वो उन पैसों को खर्च करें पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए या ना खर्च करें, वो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान को वहाँ से पैसे मिलेंगे ज़रूर, बिलियन डॉलर्स के अंदर मिलेंगे। अब वो बिलियन डॉलर जो है वो दोबारा से स्मगल होकर स्विस अकाउंट्स में चला जाता है या पाकिस्तान की वेलफेयर के लिए लगता है। ये प्रीवियसली तो हमारे पास यही तजर्बा रहा है कि पाकिस्तान पे पैसे नहीं लगते, लेकिन आने वाले वक्तों में भी कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए। सो जी ये था आपका फर्स्ट एडिटोरियल। नो वी मूव टूवर्ड्स सेकेंड एडिटोरियल। सेकेंड एडिटोरियल के अंदर न्यू कम्पैक्ट, इसके अंदर बेसिकली वो ये डिस्कस कर रहा है कि इलेक्शंस जो है वो पाकिस्तान के अंदर आने वाले हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो 2006 में जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने मिलकर बनाया था। उसके बाद इसकी वायलेशन भी हुई, लेकिन अभी के लिए पाकिस्तान पीपल पार्टी दोबारा चाह रही है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को एक्टिवेट कर दिया जाए, इसके मुताबिक जो है वो इलेक्शंस करवाए जाएं। अब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है और इससे क्या होगा ये हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं। अब वो स्टोरी क्या बयान करता है, वो कहता है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी ने क्या किया है, पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया है सबको, ठीक है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी डिस्कस करने के लिए। और कहता है कि 2006 के अंदर भी दोनों पार्टियों ने, पाकिस्तान पीपल पार्टी ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जो है ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी क्या किया था, प्रैक्टिस किया था। अब इससे क्या होगा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ये कहता है कि कोई भी जो नॉन पॉलिटिकल फोर्स है वो इलेक्शन के प्रोसेस में क्या करे, इंटरफेयर ना करे। जैसे नॉन पॉलिटिकल फोर्स से मुराद उनका है एस्टेब्लिशमेंट, या जो भी बंदे जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं, या कोई भी ऐसा काम धांधली वगैरह ना की जाए जिससे क्या हो कि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर ना रहे। तो ये है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। इससे क्या होगा, अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर काम किया जाएगा तो इससे क्या होगा, जो इलेक्शंस होंगे वो फ्री एंड फेयर होंगे, और फाइनली जो भी बंदा जीतेगा, जो भी पार्टी जीतेगी उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, जो पार्टी हारेगी उस पार्टी की जीत को एक्सेप्ट करेंगे, और उस विनिंग पार्टी जो है वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ क्या करेगी, गवर्न करेगी, हुकूमत बनाएगी, हुकूमत चलाएगी। तो ये है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। तो आगे वो कहता है दो बोथ पार्टीज जो हैं, इन दोनों पार्टीज ने 2006 के अंदर ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाया था, लेकिन इसको वायलेट भी दोनों ने किया बाद में, डिफरेंट रीजंस की वजह से, डिफरेंट रीजंस की वजह से इन्होंने इसको क्या किया था, वायलेट किया था। मगर कहता है कि अब चूंकि इलेक्शन जो है वो नज़दीक आ रहे हैं तो पाकिस्तान पीपल पार्टी यही चाह रही है कि दोबारा से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है इसको फ्रेश किया जाए, और इस काम के लिए जो है ना
पाकिस्तान पीपल पार्टी ने अप्रोच किया तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, जो कि एक अच्छा स्टेप है टुवर्ड्स डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। सो दैट इज चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर ये चीज़ थी कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए वो ये चाह रहे हैं कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर हों। एंड बात वही है कि अब क्योंकि जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी वो थोड़ी सी वीक भी होती जा रही है। वीक इसलिए होती जा रही है कि जोड़ तोड़ की सियासत जो आसिफ अली जरदारी साहब करते थे वो जोड़ तोड़ की सियासत अब किन्होंने कर लिया, नवाज शरीफ साहब ने कर लिया। तो दैट इज द मेन रीजन। तो अब वो जा रहे हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो जाए। चलें जी, अब आ जाते हैं हमारा थर्ड एडिटोरियल के अंदर आता है सिंध लॉ नेशनस। सिंध लॉ नेशनस के अंदर वो डिस्कस करेगा क्राइम को, जो सिंध के अंदर प्रोविंस के अंदर जो क्राइम हो रहा है उसको डिस्कस किया जाएगा कि किस लेवल का हो रहा है, कौन कौन सा हो रहा है। और साथ में वो बताएगा कि यहाँ की जो पुलिस है ना सिंध की, वो भी इन्वॉल्व है इस क्राइम के अंदर। रीजंस बताएगा कि क्यों पुलिस इन्वॉल्व है, क्यों ये क्राइम बढ़ता जा रहा है। उसके बाद उसके सोल्यूशंस भी आपको देगा कि व्हाट इज द सोल्यूशंस ऑफ दिस। तो ये क्या है, एक सोशल प्रॉब्लम है पाकिस्तान की। अगर आप इसको मेन टॉपिक पे ले जाएं तो ये दैट इज सोशल प्रॉब्लम्स। ठीक है, सोशल प्रॉब्लम हो पाकिस्तान के अंदर, आप इसको एडअप कर सकते हैं क्राइम को। चलें जी, क्या है जी, डाटा क्राइम जो है इसका क्रॉस सिंध वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, केयर टेकर जो सीएम साहब हैं उन्होंने क्या किया है कि जो क्राइम है वो पैट्रोनाइज बाय द पुलिस, पुलिस ही उस क्राइम को क्या कर रही है, पैट्रोनाइज कर रही है, हेल्प आउट कर रही है। और रिसेंट केस का कहते हैं कि एक हुआ था हाउस रॉबरी का, घर में चोरी हुई थी और वहां पे जो डीएसपी था वही उसके अंदर क्या था, इन्वॉल्व था। और आगे फैक्ट्स एंड फिगर्स में बताते हैं कि तकरीबन 16,000 से ज़्यादा मर्डर हो चुके हैं इस साल के अंदर, सिंध के अंदर इस साल में 16,000 से ज़्यादा। 232 जो है अगवा किडनैपिंग केसेस हैं अगवा के, 155 एक्सटॉर्शन के केसेस हैं जो कि रिपोर्ट किए गए थे। और इसके अलावा हज़ारों के हिसाब से गाड़ियां और मोबाइल फ़ोन जो हैं वो चोरों ने क्या किया था, छीन लिए थे कराची में। हर साल वो छीन लेते हैं। और कहता है कि दरअसल ये जो फिगर्स है ना, ये जो असल फिगर एक्चुअल फिगर्स है ना वो बहुत ज़्यादा है, तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि लोग रिपोर्ट नहीं करते मेजोरिटी ऑफ द केसेस में क्राइम को, तो इसलिए ये जो असल फिगर है वो बहुत ज़्यादा है। अब रिपोर्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि लोगों को जो आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उससे कोई उम्मीद ही नहीं है। लोग कहते हैं ऐसे टाइम ही हमारा ज़ाया होगा और कुछ भी नहीं होना, इंसाफ इंसूफ तो मिलना नहीं है, तो लोग इसको क्या कहते हैं, रिपोर्ट भी नहीं करते। और जहाँ पर स्ट्रीट क्राइम की बात की जाए तो किडनैपिंग फॉर रैंसम, अगवा बराए तमान जो है वो एक स्मॉल इंडस्ट्री बन चुका है अपर सिंध के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने बताई कि क्या फैक्ट्स एंड फिगर हैं जो सिंध के अंदर और उसके अंदर चल रहे हैं। आगे वो आगे बताता है कि जनाबी अली प्रॉब्लम कहाँ पे है और सोल्यूशन क्या है। कहता है कि सिंध पुलिस के जो चीफ साहब है ना, उन्होंने एक्सक्यूज किया है कि क्राइम जो है ना हैज़ बीन अफेक्टेड, ये जो क्राइम बढ़ा है इसकी कुछ वजूहात हैं। वो क्यों है कि जो पुलिस है वो मसरूफ है कहाँ पर, इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उनको उनको राउंड अप करने में, जिनको अफगानिस्तान वापस भेजना, एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस के अंदर। तो इस वजह से क्या हुआ है, ये थोड़ा सा अफेक्ट हुआ है। उसके अलावा वीआईपी ड्यूटीज के अंदर जो है पुलिस की, उन्होंने ये क्राइम को बढ़ाने की वजह की ये भी है। और इसके अलावा अदर अलीड एक्टिविटीज, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज जो कि अलीड क्लास के द्वारे द्वारे आप लोग फिरते हैं, उनको सिक्योरिटी देते हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं इनकी वजह से जो है क्राइम की तरफ तवज्जो नहीं दी जा सकी और क्राइम रेट जो है सिंध का वो बढ़ गया है। लेकिन ओपिनियन वाला कहता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वो है करप्शन और इनएफिशिएंसी। ये दोनों जो है ना, असल में पुलिस में जो करप्शन है और इनएफिशिएंसी है, ये दो असल वजूहात हैं, असल रियल इश्यूज हैं जो कि लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं उनकी परफॉर्मेंस को क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब करते हैं। और इसके अलावा जो पुलिस है वो पोलिटिसाइजेशन हो चुकी है, पॉलिटिक्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है। तो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में जो पुलिस है वो क्या करती है, अपने पॉलिटिकल मास्टर्स जो हैं उनको क्या करती है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। और इस वजह से वो जो है वहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करती, बल्कि जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। मतलब क्या है कि जो भी पॉलिटिकल क्लास है जिनकी अप्रोच है, उनकी ताकत की वजह से वो पोलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस कर दी गई है। सिफारिश पे क्या करते हैं, तबादले करवा लेते हैं, एसएचओ अपनी मर्जी के लगवा लेते हैं, डीपीओ अपनी मर्जी के लगवा लेते हैं। तो ज़्यादातर फिर क्या किया जाता है, पुलिस उन मास्टर्स की क्या करती है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, आम आदमी की बात कम ही सुनी जाती है। तो वो कहता है जब तक जो पुलिस फोर्स है उसको रीऑर्गेनाइज नहीं ना किया जाएगा अकॉर्डिंग टू मॉडर्न लाइंस, और जो ये जो कॉलोनियल मॉडल है ना, जो गोरों का निज़ाम था उसके मुताबिक जिसको रखा हुआ है ना, तब तक
जब तक हम मॉडर्न निज़ाम को नहीं ना लेके आएंगे तब तक जो है ना क्राइम जो सिंध के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है कि हम क्राइम को सिंध के अंदर से ख़त्म कर सकें। सो दैट इज़ अबाउट द स्टोरी ऑफ सिंध क्राइम विच इज़ डिस्कस इन थर्ड एडिटोरियल। नो वी मूव फॉरवर्ड एंड यहाँ पर जी आपके जो हैं एडिटोरियल्स वो ख़त्म हो चुके हैं एंड वी मूव टूवर्ड्स ओपिनियंस। इसके बाद हम ओपिनियंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप लोग शेयर ज़रूर किया करें एंड कमेंट्स ज़रूर किया करें, कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे ये थोड़ी सी हमारी भी इंकरेजमेंट होती है कि हाँ कुछ लोग जो हैं हमको सुन भी रहे हैं, रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात हमें आइडिया होता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि बेसिक हमारा पर्पज़ ये है कि हम जो भी लेक्चर तैयार करें उससे किसी ना किसी स्टूडेंट को बेनिफिट मिले। तो अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो इट्स मीन कि जो भी हमारी वर्किंग है, जो भी हमारी मेहनत है वो ज़ाया नहीं हो रही। तो लिहाजा कमेंट्स में ज़रूर आप लोग बताया करें, स्पेशली दोज आर द स्टूडेंट्स ऑफ सी एस एन एंड पी एम एस, क्योंकि हमारा फोकस जो है इसी पे रहता है। लेकिन इसके अलावा जो वन पेपर है वाले पेपर बच्चे हैं वो भी जब इंटरव्यू में जाते हैं तो उनको भी जो है इन लेक्चर्स की वजह से उनकी भी जो मेच्योरिटी है वो क्या हो जाएगी, वो ब्रेन जो है मेच्योर हो जाएंगे एंड दैट इज़ हेल्पफुल फॉर देम इन इंटरव्यू एज वेल। सो जी आगे चलते हैं। आगे जो हमारा फर्स्ट ओपिनियन है, आज के जो न्यूज़पेपर का फर्स्ट ओपिनियन है वो है पाकिस्तान पीपल पार्टी हार्ट्स ऑफ नॉकिंग। इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि इसके अंदर जो है पेपर पर्सपेक्टिव में अगर मैं कहूँ तो कुछ ऐसे पॉइंट्स नहीं हैं जो आप पेपर में लिख सकें, लेकिन करंट जो आपकी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है, अप्रोच क्या चल रही है पार्टीज की, और स्पेशली जो पाकिस्तान पीपल पार्टी की अप्रोच क्या चल रही है। इलेक्शंस की बात होगी, आसफ अली जरदारी की बात होगी, बिलावल भुट्टो जरदारी की बात होगी कि इन दोनों बाप बेटे की जो आपस में रक्स ये है कि इन दोनों बाप बेटों की अप्रोच डिफरेंट है, और उस डिफरेंट अप्रोच की वजह से क्या हो रहा है, जो पाकिस्तान पीपल पार्टी है वो कमज़ोर होती जा रही है, और उसके ऊपर ये बात करेगा। और बात क्या करेगा वो भी यहीं पे बता देता हूँ आपको, बाकी अंदर जाके भी वही बातें हैं। बेसिकली बात ये है, क्रक्स ये है इसका कि आसफ अली जरदारी, यहाँ पे लिखा हुआ है आसफ अली जरदारी बेसिकली जो सियासत करता है ना वो करता है डील मेकिंग की। उसका फोकस ये होता है कि मैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से क्या कर लूँ, डील कर लूँ, जोड़ तोड़ कर लूँ और क्या कर लूँ, गवर्नमेंट बना लूँ। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी अब ये चाहता है कि ये जो डील मेकिंग है ना ये हम ना करें। उसकी वजह ये है कि ये डील मेकिंग शुरू हुई थी कब से, जब जो बेनज़ीर है ना उसका मर्डर हो गया और उसके बाद आसफ अली जरदारी आ गया, और उसके बाद से ये फिर डील मेकिंग वाली गेम शुरू होगी। तो इससे क्या हुआ कि ये जो लोगों की पॉपुलैरिटी थी ना, जो पीपल थे उनके साथ जो है ना इनका ताल्लुक खत्म होता जा रहा था। ठीक है, लेकिन अब बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहता है कि हम जो है पॉपुलर पॉलिटिक्स करें। पॉपुलर पॉलिटिक्स मतलब ये इस तरह डील वाली पॉलिटिक्स ना करें। डील वाली पॉलिटिक्स से क्या हो रहा है, हमारी पार्टी वीक हो रही है, लोगों के दिलों में हमारे लिए इज्जत नहीं रही। तो अब हम ऐसे करें, पॉपुलर पॉलिटिक्स करें, यानी कि लोगों के साथ, लोगों में पॉपुलर हों हम लोग, लोगों की बातें सुने, लोगों को जिस तरह भुट्टो करता था ना उस तरह से हम लोग करें। लेकिन अब आसिफ अली जरदारी कहता है नहीं, ये नहीं, जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही करते हैं। लेकिन वैसे करने से फायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। फायदा ये हुआ है कि आसिफ अली जरदारी जो है उसने 5 साल जो है वो अपना गवर्नमेंट चला ली। उसके बाद वो सिंध की जो है वो क्या करता है, सियासत उसने संभाली हुई है, सिंध पूरा संभाला हुआ है। ठीक है, तो ये फायदा है। नुकसान ये है कि ये एक रीजनल पार्टी बनती जा रही है, यानी कि पूरे पाकिस्तान में इसकी वैल्यू कम होती जा रही है, और एक रीजनल पार्टी जो कि सिंध तक महदूद है बस वहां तक ये रह गई है। सो दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस ओपिनियन। तो अब इसके अंदर क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो जी ये रहा आपका जो है ओपिनियन वाला पेज। अब इसके अंदर मैंने हाईलाइटेड की हुई चीज़ें, इनको मैं जल्दी जल्दी से बोल देता हूँ, आप लोग सुन लें। इसमें पेपर में पर्सपेक्टिव में लिखने वाली कोई ऐसी खास चीज़ें हैं नहीं जिनको आपने नोट डाउन करना है। तो इस ओपिनियन के अंदर है क्या, वो लिखता क्या है, वो यही बात करता है कि आसफ अली जरदारी, जिसको हम एक एक्सीडेंटल लीडर कहते थे ना, एक्सीडेंटली बन गया, यानी कि बेनजीर भुट्टो के मर्डर के बाद वो एक लीडर बन गया एक्सीडेंटल।
तो बेस अब उसने क्या किया, उसकी पॉलिटिक्स की वजह से जो पार्टी है ना, उसका लॉस ये हुआ है कि डायरेक्ट जो कांटेक्ट है ना उसका लोगों के साथ, वो खत्म होता जा रहा है। अब यही चीज उसके जो बेटा है ना, उसने चैलेंज कर दी है बाय हिज सन, और वो विलिंग भी नहीं है कि इसको गिव अप करे। यानी कि उसका बेटा ये कह रहा है कि जनाब यारी ये वाली जो पॉलिटिक्स है ना, ये वाली सही नहीं है। लेकिन टीवी इंटरव्यू के अंदर उसने कहा, यही बताया कि मैं ही अभी बॉस हूँ, ठीक है ना। और इसके अलावा जो उसने बिलावल भुट्टो जरदारी ने पब्लिक स्टेटमेंट भी दी थी और ये कहा था कि जो पुराने बूढ़े पॉलिटिशियंस है ना, उनको चाहिए कि वो अब अपना जो है यंग जनरेशन को मौका दें, ठीक है ना। और उसके अंदर उसके वाला साहब भी शामिल थे, उसने एक पब्लिक स्टेटमेंट दी थी। और इसका मतलब यही था कि अब जो यंग जनरेशन है उनको भी अपने हिसाब से काम करने दे। तो उसने कहा कि ये सिर्फ एक रीजन नहीं है जिसकी वजह से इस बाप और बेटे के दरमियान जो है तल्लुकात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि एक और भी रीजन है कि जो बिलावल है ना, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ खुल के बड़ा उसको क्रिटिसाइज करता था, जो कि बेहतर नहीं था। क्योंकि जरदारी जो है इस चीज को पसंद नहीं करता, क्योंकि कल को वो सोचता था कि हाथ में बुलाना पड़ सकता है किसी के साथ, तो बहुत ज्यादा किसी को बेइज्जत नहीं करना चाहिए। तो इस ये भी एक वजह है। अब बिलावल जो है वो और इसके अलावा जो है उसके वाला साहब ने ये भी कह दिया इंटरव्यू के अंदर कि बिलावल अभी फुली ट्रेन नहीं है, और हम उसको क्या कर रहे हैं, अभी उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये किसने, जरदारी साहब ने कह दिया इंटरव्यू के अंदर। अम, तो इन दोनों बाप बेटे के दरमियान जो है काफी एक दूसरे के साथ तनाव है, यानी कि वो लहदा सोचते हैं, लिहाजा रिगार्डिंग पुलिसी मैटर्स के लिहाज से, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि आसफ अली जरदारी ने इंटरव्यू के अंदर अपने बेटे को ये कहा है कि वो भी अंडर ट्रेनिंग ही है। तो वही बातें हैं। आगे जी, फॉर जरदारी बिलावल हार्श टेन्योर टुवर्ड राइवल पॉलिटिक्स पार्टीज कुड हार्म द पार्टी प्रोस्पेक्ट ऑफ पावर एंड गैप इंक्रीजिंग कंट्राडिक्टरी फेयरनेस ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। और इसके अलावा एक और भी चीज़ है कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसके ऊपर भी इन दोनों के दरमियान क्या है, तनाव है। और वो ये है कि बिलावल भुट्टो जो जरदारी है, जरदारी ये कहता है कि ठीक है यार, ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड ही है, लेकिन जो है भट्टो अपना बिलावल भुट्टो जरदारी वो नहीं मानता इस चीज़ को। लेकिन अभी भी जो है पार्टी के जो ज़्यादातर डिसीजन हैं, जैसे टिकट्स वगैरह देना, वो भी कौन देगा, जरदारी ही देगा। और फाइनली ये जो चीज़ है कि जो आसफ अली जरदारी है वो डील मेकिंग को पसंद करता है, और बिलावल भुट्टो जो है वो इसको पसंद नहीं करता। वो कहता है कि लोगों के साथ जो है वो तल्लुकात रखे जाएं। और ये वाला जो काम है ये तब से शुरू हुआ था जब बेनजीर भुट्टो जो है उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद ये बन जाता है कौन, आसफ अली जरदारी जो है वो इसका लीडर बन जाता है। लेकिन इससे पहले जब पाकिस्तान पीपल पार्टी चल रही थी तो लोगों के साथ उनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। लेकिन जब से आसफ अली जरदारी बना, ये कनेक्शन कमजोर होता गया है। और इसके बाद कहता है कि यही वजह है कि जो पाकिस्तान पीपल पार्टी है वो एक रीजनल पार्टी बनती जा रही है। एंड फाइनली जरदारी स्किल मेकिंग compromises हेल्प द पार्टी सर्वाइवल। कहते हैं कि हाँ, जरदारी के ये जो compromise हैं इसने कुछ मदद भी की है पॉलिटिकल पार्टी की, 5 साल तक गवर्नमेंट में रही है। और इसके अलावा जो है 2013 के बाद भी जो है उसने क्या किया है, पुअर परफॉर्मेंस उसकी रही है। तो गवर्नमेंट पुअर परफॉर्मेंस लड़ द पार्टी, क्योंकि उसकी पुअर परफॉर्मेंस रही 2008 के बाद, तो 2013 के अंदर वो इलेक्शंस नहीं जीत सकी। लेकिन एक और भी चीज़ है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जब जब से वो जो है पंजाब के अंदर जो है पावर में आई है, यानी कि सामने इसके आई है, तब से क्या हुआ है कि जो पाकिस्तान पीपल पार्टी है वो क्या कर सक वो जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो है मेन एनिमी एज ए सामने नहीं आई, मेन कंपीटेटर। तो अब मेन कंपीटेटर जो है पंजाब के अंदर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कौन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एंड आगे वो कहता है कि जरदारी ने एक इम्पोर्टेंट रोल भी किया है प्ले किसमें, नो वोट कॉन्फिडेंस के अंदर अगेंस्ट पीडीएम जो कोalition है। और लिहाजा उसके अंदर उसने क्या किया, उसने चाहा कि मैं साइड लाइन पे रहूं, तो लिहाजा उसने क्या किया, बिलावल को फॉरेन मिनिस्टर बना दिया ताकि क्या कर सके वो कुछ सीख सके, ट्रेन हो सके, ठीक है ना। और साथ साथ उन्होंने जो भी अपना शहबाज शरीफ की एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्योंकि शहबाज शरीफ जो पीडीएम में प्राइम मिनिस्टर बना तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी काम किए, फला इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई, तो उसमें आसफ अली जरदारी ने कभी जिम्मेदारी नहीं ली। लेकिन उसने उसको बना दिया ताकि वो क्या कर सके, ट्रेन हो सके।
और और क्या हो सके, फ्यूचर में जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी की क्या कर सके, क़यादत का संभाल सके। आगे वो है कि इसके अलावा अब ये भी हो चुका है कि इसके साथ साथ एक और भी जरदारी को झटका लगा छोटा सा, वो ये है कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी जो है उसने पीपल पार्टी की बजाय जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ हाथ मिला लिया है, जो कि ये परसीव किया जा रहा है कि उसको सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही है। और बिलावल जो है वो फाइनली क्या है, अपने बाप के नक्शे कदम के ऊपर ही फिलहाल तो चलेगा, क्योंकि अभी उसकी इतनी अप्रोच नहीं है कि वो कुछ कर सके। एंड फाइनली वो यही कहता है कि जो डायरेक्शंस चेंज करने का भी टाइम नहीं है। ही डिजायर्स टू चेंज डायरेक्शंस एंड गो बैक टू द मैथ। बिलावल यही चाहता है कि वो ये जो वालिद साहब की जोड़ तोड़ की सियासत है इसको ख़त्म कर दे और लोगों के पास जाए, पॉलिटिक्स में लोगों की जो जो है ना पॉपुलैरिटी लोगों से हासिल करे। लेकिन लगता अभी ये जो है प्रोग्राम सीम्स टू हैव कम टू लेट, अभी लेट है, अभी कुछ और टाइम लगेगा इस ये प्रोग्राम उसको इम्प्लीमेंट करते करते। तो यही बातें थी जो उसने उसके अंदर एक्सप्लेन की थी कि जनाबी अली इसमें बेसिक बात यही है कि आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी इन दोनों के ऊपर ये ओपिनियन है कि इसकी सियासत है जोड़ तोड़ की, और ये चाहता है कि मैं सियासत करूं किस चीज़ की, मैं पॉपुलर हूं लोगों के अंदर, ठीक है। और जिस तरह हमारी पहले जो पाकिस्तान पीपल पार्टी मेरी वालदा की शहादत से पहले थी, लेकिन आसफ अली जरदारी को वो वाली पॉलिटिक्स आती नहीं है, तो वो जोड़ तोड़ की सियासत के ऊपर ही फोकस करता है। लेकिन उससे फ़ायदा ये हुआ कि ये गवर्नमेंट में रहे हैं, नुकसान ये हुआ कि पार्टी छोटी होती जा रही है। लेकिन फ्यूचर के अंदर में भी अब ये बिलावल भुट्टो जरदारी जो है अगर संभालता है तो फिर ये अप्रोच जो है वो चेंज भी हो सकती है। आगे आ जी आपका जो ओपिनियन है, वैसे तो नंबर 4 पे इसको हम नंबर 5 होगा ये हमारा। इस ओपिनियन के अंदर क्या, सिटीज लेफ्ट बिहाइंड, सादा से इसके अंदर बात है 1 2 3 जो है। अब इसके अंदर बात वो क्या करेगा, पहले मैं आपको इसका जो है ना मोटा सा दे देता हूँ आइडिया कि दैट इज व्हाट इज इनसाइड ऑफ द। इसके अंदर कोई खास बात नहीं है। इसके अंदर वो यही बताएगा कि बाजुका से ऐसे होता है कि दुनिया के अंदर जो शहर हैं वो तबाह हो जाते हैं मुख्तलिफ रीजंस की वजह से। तो कभी कभी तो हमको उसकी रीजंस का पता होता है और कभी कभी हमको उनकी रीजंस का पता नहीं होता। लेकिन वो कहती है कि गजा एक ऐसा शहर है जो तबाह हो गया है और शायद दोबारा ये जिंदा ना हो सके, लेकिन इसकी रीजन का हमको पता है कि इसकी रीजन कौन है, इसराइल है। तो यही वो बात करती है कि यहाँ पर तकरीबन 3 किस्म के शहर हैं जिनकी वो एग्जांपल देती है। नंबर 1 पे ये शहर होगा जिसकी रीजन का पता है, ये शहर है नंबर 2 पे इसकी रीजन का नहीं पता हो, फिर आगे गजा को ले जाती है, फिर आगे कराची की बात करना वो शुरू कर देती है। तो एक जस्ट एक सरसरी सा वो आपको रिव्यू देती है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो मेन आर्गुमेंट उसका यही है कि नो वन नोस वेदर गजा सिटी विल लिव अगेन, कि दोबारा से जो गजा है वो जिंदा रह सकेगा। हाउएवर विटनेस विल नो व्हाई एंड हाउ दिस पर्टिकुलर सिटी वाज रेज्ड टू द ग्राउंड। जो विटनेस हैं, इसके गवाह मौजूद हैं कि किस तरह और क्यों ये शहर जो है इसको दुनिया सफा हस्ती से मिटा दिया गया। तो जी चलें जी शुरू करते हैं। इसमें जो पहले नंबर पे वो शहर है उसका वो कहती है पोम्पियो, पोम्पी शहर है जो इटालियन सिटी के अंदर, इटली के अंदर है पोम्पी सिटी। और इस शहर का ये हुआ कि वोल्केनो eruption की वजह से 79 एडी के अंदर ये एक आतशगीर मादा जिसे हम कहते हैं वोल्केनिक एक्टिविटी, उसकी वजह से ये जो है पूरे का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। अब वहाँ पर लोग अभी भी जाते हैं और उन चीज़ों को देखते हैं जो वहाँ पर तबाह हुई हैं। तो ये है पहले शहर की एग्जाम्पल। फिर आ जाती है अब दूसरे शहर के ऊपर, और दूसरे शहर के अंदर वो कहती है कि यहाँ पर क्या है, कहती है फिर वो कहती है कि ये शहर तो ऐसा है जिसका हमें रीजन का पता है, लेकिन दुनिया में कई ऐसे शहर भी हैं जिनकी रीजंस का पता ही नहीं है। और वो क्या है, चकोया, कैकोया, ये वाला शहर है। और ये कहाँ पे है, ये अमेरिका के अंदर है, ठीक है ना, अमेरिकन के अंदर है। और ये अपने वक्त का बड़ा ही एक समझ ले शानदार शहर था। 20,000 इसके लोग थे। 700 एडी से लेकर 1050 एडी यानी कि 3 सेंचुरियों तक ये शहर जिंदा रहा। और ये उस वक़्त का सबसे ज़्यादा पॉपुलस यानी कि आबादी के लिहाज से गुंजान शहर था। एंड यहाँ पर क्या थी, अच्छा यानी कि सारा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा था। आज का आप कह लें कि लंदन जो है वो आप कह सकते हैं, आज के लंदन की तरह का था। लेकिन फिर अचानक क्या होता है कि ये शहर जो है ये ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद फिर क्या है कि बहुत सारी थ्योरीज हैं कि क्यों ये तबाह हुआ है। तो कुछ थ्योरीज ऐसी हैं कि वो कहते हैं कि वहाँ पर जो शहर के पास-पास जंगल था, उस सारे के सारे को जंगल को काट दिया गया। तो फिर क्या हुआ कि जो वहाँ से जो फ्लड आता था उसको रोकने वाला कोई नहीं था, तो फ्लड्स बार-बार आते थे, तो लिहाजा ये शहर तबाह हो गया। लेकिन उसके बाद एक रिसर्च की गई जो नेशनल ज्योग्राफिया वालों ने की, ज्योग्राफिक वालों ने की, और उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात कोई नहीं है।
क्योंकि वहां पर जो जमीन है वहां की वहां ही है, वो जमीन वहां से मूव करके वहां की जो मिट्टी है किसी दूसरे इलाके में नहीं गई, तो लिहाजा ये जो डिफोरेस्टेशन वाली थ्योरी है ये बिल्कुल गलत है। तो बहरहाल वो कहता है कि ये अब पता नहीं है कि अब वो क्यों खत्म हुआ, क्या उसकी वजह ये हो सकती है कि वहां पर जो लीड है और उनके दरमियान जो है कोई कन्फ्लिक्ट हुआ हो, ठीक है ना, जो लड़ाई हुई हो जिसकी वजह से वो खत्म हो गया हो, लेकिन इसका कोई पता नहीं है। यानी कि ये वाला वो शहर है जिसका पता है कि क्यों खत्म हुआ है, और दूसरे नंबर पे वो शहर है जिसका कोई पता नहीं क्यों खत्म हो गया, क्यों तबाह हो गया। और थर्ड वो आ जाती है गजा के ऊपर। गजा स्ट्रिप की बात करती है कि गजा में क्या हुआ ये सबको पता है, लेकिन अब ये हमारी आगे आने वाली नस्लों को भी याद रहेगा कि जो गजा यहाँ पर एक शहर होता था, और उस जो है उस शहर को कैसे ख़त्म किया गया। जो जनरेशन है वो इस चीज़ की गवाही देगी कि कौन और किसने उस शहर को ख़त्म किया था। अब पता नहीं ये शहर दोबारा उठता है या नहीं होता। तो इसी तरह कहती है वो शहरों की स्टोरीज होती हैं। और इसी तरह वो गज़ल की बात करती है तीना सानिया की, जो कि फैज़ अहमद फैज़ ने जो है वो फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल है, जो कि कराची के बारे में उन्होंने लिखी है। और ये भी उन्होंने कहा है कि कराची जो है वो बहुत तेज़ी से चेंज होता जा रहा है। एंड दैट सिटीज़ के अंदर वो है अपना कह सकते हैं लिहाजिंग जो है अपना पर्सपेक्टिव, पेपर पर्सपेक्टिव के डॉट इज़ नॉट एनीथिंग इम्पोर्टेंट। तो ये चीज़ें थी शहर के बारे में कि शहर बदलता गया, और इस तरह से पुराने जो शहर थे, सिटीज़ जो थे वो क्या हो गए, जो पुराने सिटीज़ जो थे वो तबाह हो गए। क्यों तबाह हुए कुछ का पता है कुछ का नहीं पता, लेकिन गज़ा का हमको पता है कि वो क्यों तबाह है। राइटर है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके पेपर के पर्सपेक्टिव में इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था। आगे आ जाते हैं जी। थर्ड अपना 6 पॉइंट है, ये हमारा 6 1 है। ये है कराची बायोफिलिया। कराची की बायोडाइवर्सिटी की बात होगी, अर्बनाइजेशन की बात होगी, और बेसिकली यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि अर्बनाइजेशन की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है कराची की वो डिस्ट्रॉय हो रही है। और ना कि सिर्फ कराची की डिस्ट्रॉय हो रही है, बल्कि दुनिया में कहीं भी जब अर्बनाइजेशन जो है वो ज़्यादा होती जाएगी तो वो उससे क्या होगी, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो है वो तबाह होगी, वहाँ की नेचर जो है वो तबाह होती जाएगी। ठीक है ना, वहाँ पे आपको जो बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप सारी जगह को क्या करेंगे, वहाँ पे डिफोरेस्टेशन कर देंगे, प्लाट बना देंगे, सोसाइटियाँ बना देंगे, वहाँ पर आप घर बना लेंगे, तो वहाँ पर जो एनिमल्स हैं, जानवर परिंदे हैं, वो वहाँ से मूव करके कहीं और चलते जाएंगे। तो लिहाजा यहाँ पर वो एक दो शहरों की बात करता है, एक कोलंबो की बात करेगा, ठीक है, फिर कराची क्लिफ्टन की बात कर, क्लिफ्टन यूरो अर्बन फॉरेस्ट की बात करेगा कि वहाँ पर इस तरह के काम करने चाहिए कि वेटलैंड सिटीज बनानी चाहिए। वेटलैंड सिटीज होनी चाहिए, यानी कि उनके अंदर पानी भी होना चाहिए, वेटलैंड भी होनी चाहिए। क्यों? ताकि वहां पर बायोडाइवर्सिटी भी जिंदा रहे, ठीक है, नेचर भी जिंदा रहे, इकोसिस्टम भी रहे, और आप भी रहें। ठीक है, आगे मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि उसने क्या कहा। लिहाजा पहले आपको बता दूं व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, पहले आप लोग ये देख लें। बायोडाइवर्सिटी बेसिकली जैसे एक जगह है ये वाली, ठीक है ना, तो ये जो है डाइवर्स refers to the diverse kinds of living things in a given area। यहाँ पर अगर ये जगह है, आपको यहाँ पर ये मुख्तलिफ चीज़ें रहती है ना सारी की सारी, तो ये सारी की सारी क्या है, उस जगह की बायोडाइवर्सिटी, जो भी वहाँ पर रहता है, ठीक है, वो वहाँ की क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी होगी उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो भी रहता है। आगे चलें जी। ये आपको एक शहर दिखाया जा रहा है पिक्चर के अंदर, ये बेसिकली एग्जाम्पल आएगी कोलंबो की। तो कोलंबो एक ऐसा उन्होंने शहर बनाया है जिसके अंदर उन्होंने क्या उसको कर दिया है, कोलंबो को श्रीलंका का जो कैपिटल कोलंबो है उसको क्या कर दिया, वेटलैंड सिटी के तौर पर उन्होंने उसको मुतारफ करवाया है। और COP 113 के अंदर अब कौन सी होने जा रही है, COP 28। और COP 13 के अंदर उसको क्या किया गया था, दुनिया का नंबर 1 जो ओनली नंबर 1 फर्स्ट कैपिटल करार दिया गया, जिसको इंटरनेशनली वेटलैंड सिटी का नाम दिया गया। अब वेटलैंड सिटी में बेसिकली होता है क्या, अभी इसमें आप घर भी बना लेते हैं, ये घर बने हुए आपको सारे नजर आ रहे होंगे, ठीक है ना, और लेकिन उसके अंदर अंदर आप इस तरह से कनाल्स भी बना देते हैं, ठीक है ना, जिस तरह ये पानी चल रहा है, ठीक है, और इसके अंदर दरख्त भी लगा देते हैं आप लोग, ठीक है। उससे क्या होता है कि इन जगह के अंदर क्या होता है, मुख्तलिफ किस्म के जो जानवर हैं वो रहते हैं, पानी में क्या होता है, फिशेस रह लेती हैं मुख्तलिफ किस्म की, ठीक है ना, और आप भी साथ रह रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, इसको हम कहते हैं वेटलैंड सिटीज, बायोडाइवर्सिटी भी तबाह नहीं होती और शहर भी आबाद रहता है। लेकिन दूसरे तरीके में ये होगा, अगर ये जो आप ना बनाए पानी शानी वाली किनारे, तो उससे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो ये एग्जांपल थी कोलंबो शहर की जो इसके अंदर आएगी, और ये है आपकी जो क्लिफ्टन की, जो कराची के अंदर है, क्लिफ्टन, क्लिफ्टन का जो अर्बन फॉरेस्ट,
अर्बन, ये देखिए साथ शहर घर भी हैं और साथ में इन्होंने ये पौधे वगैरह लगाकर इस तरह का बनाया, तो इससे यहाँ पानी भी है। इस तरह का जो है ये कराची के अंदर मौजूद है। तो ये इस तरह की एग्जांपल देने का उसका मकसद ये है कि इससे बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, जिंदा रहेगी, लेकिन दूसरे तरीके से बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो चलें जी, अब हल्का सा इसका टच ले लेते हैं। वो कहता है 56% जो है ना ग्लोबल पॉपुलेशन, 56% जो है ना ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, जिनके 4.4 मिलियन पीपल जो है वो शहरों के अंदर रहते हैं, अर्बन एरियाज के अंदर रहते हैं। और उसका उसकी वजह से जो है उससे उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट ये होता है कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो तबाह हो जाती है और नेचर जो है वो बेनिफिट्स एंड, और आप नेचर से, कुदरत से कोई फायदा हासिल नहीं कर सकते। अर्बनाइजेशन जो है उसके रिजल्ट्स क्या हैं, अपना बायोडाइवर्सिटी लॉस है और सिटीजन जो है वो नेचर से फायदा हासिल नहीं कर सकते। ये किसका है, अर्बनाइजेशन का ही रिजल्ट होता है। तो पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तान में कहता है द थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड पोल्यूटेड सीट कंट्री है, यानी कि थर्ड मोस्ट सबसे गंदी जो है ये क्या सी है कंट्री है पाकिस्तान। और क्वालिटी एयर इंडेक्स की बात करता है, वो आपको पता चल रही है कि एयर क्वालिटी हमारी ख़राब है। उससे क्या हो रहा है, जब एयर क्वालिटी ख़राब होगी तो हीट वेव्स आएंगी, ठीक है ना, और अर्बन फ्लडिंग आ सकती है, सैलाब आ सकते हैं, आए भी हैं 2022 के अंदर पाकिस्तान के अंदर सैलाब, ठीक है। और उसके अलावा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इशू है, पानी जो है आपको वो गंदा जो है पानी मिलेगा, अंडरग्राउंड पानी जो है वो भी गंदा होता जाएगा। तो ये सारा किससे हो रहा है, अर्बनाइजेशन की वजह से होता है। और एक किस्म की ये आप समझ लें कि ये क्या कहता है कि ये एक किस्म की सजा है। कहता है लोग जो है ना वो नेचर के साथ तो कहते हैं, नेचर को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर ही आप देख रहे हैं, हकीकत में वो लोग उसको नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो अभी क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के अंदर ही लोग उसको देख रहे हैं और ये आने वाली नस्ल के लिए क्या है, एक चैलेंज भी है। कहता है अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट ये है कि इन 2 साल 2.5 ईयर्स, 2 साल के अंदर हाफ ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन में लिव इन सिटीज। ये कहता है कि अगला चैलेंज ये है कि अब एस्टिमेट ये है कि अगले 2 साल के अंदर आधे से ज्यादा जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की वो कहाँ पर रहेगी, शहरों के अंदर रहेगी। ये क्या है बात वो कर रहा है, ये बात वो कर रहा है कि अगले 2 साल के अंदर की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तान की कहाँ पर रहेगी, शहरों के अंदर रहेगी। और ये साइन किस चीज का, अर्बनाइजेशन होगी। एक शहर से जाएंगे दूसरे शहर के दरमियान फासले कम होते जा रहे हैं, सोसाइटियां बनती जा रही हैं, हाउसिंग कॉलोनी बनती जा रही हैं, डीएचए के फेजेस बनते जा रहे हैं। और हमारी जो पॉपुलेशन है वो 240.5 मिलियन है, जो कि प्रोजेक्ट डबल हो जाएगी 2050 तक। तो ये क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, जब वो बढ़ती जाएगी तो ये क्या पॉपुलेशन फेलियर का जो है पॉपुलेशन कंट्रोल का फेलियर हमारे सामने नजर आ रहा है। तो इससे क्या है कि हम अपना सिक्योर नहीं कर सकेंगे, साफ पीने वाला पानी सिक्योर नहीं कर सकेंगे, खुराक, फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर लैंड को सिक्योर नहीं कर सकेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता जो है कॉलोनीज जो है वो बढ़ती जाएंगी और जो ज़मीन एग्रीकल्चर की वो कम होती जाएगी। तो ये अब क्या है, चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि एशिया के अंदर इस तरह के चैलेंज जो है वो मौजूद हैं। और उसकी एक मिसाल है जिसमें इस चैलेंज को कंट्रोल किया गया है, और वो मिसाल है कोलंबो की। कोलंबो शहर की मैंने आपको बता दिया, श्रीलंका की वो मैंने आपको दिखा भी दिया है। तो उसके अंदर उसने आपको दिखाया है कि किस तरह से जो कोलंबो शहर है उसको जो फर्स्ट कैपिटल का भी नाम करार दे दिया गया है, जिसको इंटरनेशनली वेटलैंड सिटी कहा गया। और इसी तरह से वो कहता है 50 किलोमीटर जो लंबी जो है ना वहां पर कनाल सिस्टम बना दिया गया। तो ये सारी चीजें हैं। अब उसका फंक्शंस की बात करते हैं कि वो वेटलैंड बना तो दिया गया, अब उससे क्या होगा, तो इससे क्या होगा, फंक्शनिंग एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट फ्लड्स। जब आप वो बना देते हैं वेटलैंड कंट्री अपना मुल्क, तो उससे क्या होता है कि वो आपको बचाता है, फ्लड से बचाता है, ठीक है ना, हवा को ठंडा रखता है, पानी को साफ करता है, और सप्लाई जो है फूड की उसको जो है प्रॉपर करता है, क्योंकि वहां पर फूड भी उगती है। मेडिसन कम्बैट क्लाइमेट चेंजेस, प्रोवाइड अर्बन डेवलपर्स विद द वेलकम स्केप ऑफ द बिजिएस्ट बुस्टलिंग सिटी लाइफ, यानी कि आपको कोई इतने ज्यादा उससे फायदे मिलते हैं, इससे वेटलैंड से, ठीक है ना। और वहां पर क्या है, डाइवर्स, वहां पर प्लांट पैदा पौधे होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनका वो क्या होता है, मुख्तलिफ स्पीसीज का वो घर भी होता है। तो ये क्रूशियल रोल प्ले करता है इकोलॉजिकल जो है रिचनेस ऑफ द सिटी के, ठीक है ना। और अभी के लिए वो बता रहा है कि वहां पर 250 प्लांट स्पीशीज हैं, 285 एनिमल स्पीशीज हैं वहां पर उस कैपिटल सिटी के अंदर। ये बात किसकी कर रहा है, कोलंबो की बात कर रहा है। इसी तरह जो क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट है जो कराची का है,
तो वहां पर कितने 7 लाख के करीब तो पौधे लगा दिए गए हैं, 142 किस्म के वहां पर बर्ड्स हैं, ठीक है ना, 6 लाख मैंग्रोव्स हैं वहां पर, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें कौन सी हैं, जो कि अब क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट के अंदर मौजूद हैं। तो इन सारे के सारे से क्या होने वाला है, इन सारे के सारे से बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, पाकिस्तान को बेनिफिट्स मिलता है, और बेनिफिट्स ये वाले जो उसने मेंशन किए हैं, ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। फ्लड्स नहीं आते वहां पर, मुख्तलिफ किस्म की जो स्पीशीज रहती हैं, हवा ठंडी रहती है, तो ये सारे के सारे जो है उससे बेनिफिट्स मिलते हैं। आगे वो कराची की बात करता है कि 50 किलोमीटर लंबी है मलेर की लियारी रिवर जो है, वो एक अपनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वेटलैंड सिटी बनाने के लिए। उसके अंदर प्रपोजल जो है वो इंक्लूडेड हैं, जैसे ओबहाया लगोन वाला जो एरिया है सी का, उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। टर्टल बीच का जो एरिया है उसको आप क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड जोन के अंदर तब्दील कर सकते हैं, उसको आप बीच टूरिज्म के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर वो एक ग्रीन जो टर्टल है उनका घर बना सकते हैं। और इसके अलावा ओस्टर रॉक एंड 4 अदर इनहेबिटेंट आइलैंड्स हमारे पास मौजूद हैं, जिनको आप टर्न कर सकते हैं किसमें, वेटलैंड सिटीज के अंदर, और ये एक ग्रेट एग्जांपल है हमारे लिए। तो उससे क्या होने वाला है, उससे वही फायदे होने वाले हैं जो ऊपर डिस्कस कर दिए गए हैं। उससे ये होगा बायोडाइवर्सिटी भी जिंदा रहेगी, आप भी रहेंगे वहां पर मिलजुल कर रहेंगे, हवा भी गंदी नहीं होगी, हवा भी साफ भी रहेगी, हवा ठंडी भी रहेगी, फ्लड्स नहीं आएंगे, ठीक है ना, हीट वेव्स नहीं आएंगी। इसके अलावा वहां पर मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स उगेंगे जो आपको फूड का लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पर मुख्तलिफ किस्म के सी फिशीज होंगी जिनको आप फूड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको कहाँ पर मिल सकती हैं, वेटलैंड सिटीज के अंदर, जो कि अभी पाकिस्तान के अंदर इसका इतना कल्चर नहीं है। तो जनाब ये था आपका सेकंड लास्ट ओपिनियन। अब हम चलते हैं आपके लास्ट ओपिनियन की तरफ, जो कि सेकंड वन, स्कैरी मॉन्स्टर, जिस बंदे ने लिखा है बाय मेहर अली, ये इनका नाम होता है, पिक्चर होती है। अब इसके अंदर क्या है, स्कैरी मॉन्स्टर के अंदर बेसिकली जो उसका क्रक्स है वो यही है, कीरट वेल्डर की बात करता है जो कि डच पार्लियामेंटेरियन है, जैबर मैली की बात करता है जो कि अर्जेंटीना का पार्लियामेंटेरियन है, दोनों फार राइटेड हैं और फैन है इसराइल के, और दोनों जीत गए हैं, इनकी बात होगी। और इसमें वो बताना ये चाह रहा है कि जो राइट विंग वाले हैं ना, ठीक है ना, जो राइट, मैंने आपको एक दफा लास्ट टाइम पूछा था लेफ्ट और राइट विंग वाले, तो जो फार राइट विंग वाले बंदे हैं ना वो जीतते जा रहे हैं दुनिया के अंदर। लेफ्ट वाले जैसे डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव करते हैं, फ्रीडम के ऊपर, एक्सप्रेशन के ऊपर बिलीव करते हैं, कोऑपरेशन के ऊपर बिलीव करते हैं, ये राइट वाले जो होते हैं जो उसकी अपोजिशन होती है, यानी कि ये थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं। तो ये वाले जो फार राइट वाले हैं ना, ये दुनिया के अंदर जो रिलीजन को एज ए, यानी कि सख्त बंदे जो होते हैं, ठीक है ना, तो ये वो जीते जा रहे हैं। गैरेट वेल्डर की मैं आपसे बात बताता हूँ कि ये वही हैं जो वो अक्सर जो है कुरान शरीफ की जो बेहरमती करते थे, ठीक है ना, इस्लाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून्स बनाना, इस तरह के काम करते थे इस्लाम के खिलाफ, ये वही वाला बंदा है, और आज ये जीता हुआ है वहां पर डच की पार्लियामेंटेरियन के अंदर। सो जी, शुरू करने से पहले मैं हल्का सा व्यू दे दूं, ये है जी आपका फर्स्ट वन जिसका मैंने नाम लिया था, ये रहा आपका अपना नेदरलैंड के अंदर आ जाएगा जी, बेसिक मेन कंट्री नेदरलैंड आएगा, उसके अंदर डच जिसको आप कहते हैं, डच कह लें, तो ये नेदरलैंड है, ठीक है ना। और ये वाला वो बंदा है जिसका मैंने अभी नाम लिया आपसे, गेरेट विल्डर्स, डच पार्लियामेंट के अंदर ये क्या है, इसने सिक्योर किया सीट अच्छे खासे नंबरों से, यानी कि डेट इज प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है इसकी। ये है सेकंड बंदा जो कि अर्जेंटीना का है, ठीक है ना, और इसका भी आपको मैंने नाम बता दिया है, जैवियर मैले, ठीक है। अब ये दोनों जो हैं बेसिकली दे आर फैन ऑफ इसराइल एंड फार राइट ग्रुप, जिनसे इनका तल्लक, इनकी सोच फॉर राइट है, ठीक है। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका का ये वाला कंट्री आपके सामने है, मैप पे अगर आप देखें ब्यूनस एयर्स का कैपिटल है, और ये अर्जेंटीना है, पैसिफिक ओशन अटलांटिक ओशन है। और आगे अगर इसकी थोड़ी सी आप डिटेल देखना चाहें तो आप यहाँ से इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं, इसकी पॉपुलेशन कितनी है, एरिया कितना है, यहाँ पे आप पॉज करें और इसको पढ़ सकते हैं। अब आ जाते हैं जिसकी मैं आगे ओपिनियन की तरफ। ओपिनियन में वो सीधी सी बात करता है कि क्या आपने कभी सोच सोच सकते हैं आप कि गिरट विल्डरसन जो कि डच पार्लियामेंट के अंदर था, और अब वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेदरलैंड की पोस्ट के लिए एस्पायर है, ठीक है ना।
और इस्लामोफोबिक जो है अक्सर उसके ऊपर वो बोलता रहता है, इस्लाम के खिलाफ बोलता रहता है। और उसकी पार्टी कौन है? पार्टी फॉर फ्रीडम उसकी पार्टी का नाम है। और 2021 के अंदर वो कहता है कि उसने जो है सिक्योर किया था 23.6% यानी कि 37 सीटें सिक्योर की थी 150 में से, जो कि पिछले टाइम से 20 सीटें उसने ज्यादा सिक्योर की थी। और अब 300 दिनों के बाद 2021 के इलेक्शंस के अंदर अब वो ये ख्वाब देख रहा है कि दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। अभी किसी ने सोचा था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा? ये तो होगी इसकी बात। अब उस कहता है उसके प्लान क्या थे? पहले ये थे कि वो मस्जिदों को बंद कर देगा, स्कार्फ नहीं लेने देगा औरतों को जो मुस्लिम है, लेकिन अब उसके क्या है, उनके ऊपर आइस पड़ती जा रही है, थोड़ा वो हल्का होता जा रहा है। और उसकी अब प्रायोरिटीज क्या है कि इमिग्रेशन जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, हालांकि इमिग्रेंट्स ने उसको काफी वोट भी दिए थे। अब हाउसिंग के ऊपर और सोशल केयर के ऊपर उसका फोकस है। और इसी तरह से आगे वो बात करता है कि जेवियर मिली जेवियर मिली की जो है वो कहता है कि ये वाली अप्रोच नहीं है जो ऊपर वाली उसकी है, ठीक है ना। तो जेवियर मिली की अप्रोच जो है वो उससे थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन इसके बावजूद अर्जेंटीना का सेकंड राउंड प्रेसिडेंट वो इलेक्शन जो होने वाले हैं, बल्कि हो चुके थे, उसके अंदर वो है, ठीक है ना, सिलेक्टेड। और कहता है उसने क्या किया है, 12% उसने अपने राइवल के ऊपर बढ़तरी हासिल की है, जिसका नाम है सेरिगियो मैसा, ठीक है। और सेरिगियो मैसा जो है उसकी जो तो पहले था वो इकोनॉमी का मिनिस्टर था, और उस वक्त उसको 140% जो है इन्फ्लेशन बढ़ी थी, जो कि पाकिस्तान से भी बहुत ज्यादा थी। अब इसने यहाँ पर ये वाली चीज जो है, ये बेशक आप लिख सकते हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पेपर पर्सपेक्टिव के, ये वाला जो बॉक्स है इसको मैंने स्टार भी लगाया हुआ है। उसने जो है ना, जब इकोनॉमी जो है डिस्टर्ब होती है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी उनकी इकोनॉमी जो है अर्जेंटीना की जब तबाह होती है, तो ये वाला बंदा जो है, जिसका नाम मैंने आपको बताया जेवियर मिली। जेवियर मिली बेसिकली एक इकोनॉमिस्ट भी है, प्रोफेसर भी है, टीच भी करता है। तो इसने कुछ सॉल्यूशंस भी बताए हैं। और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? वो ये हैं कि वो कहता है कि कॉल्स हिमसेल्फ एन अनार्को कैपिटलिस्ट, ठीक है ना। अनार्को कैपिटलिस्ट अपने आप को कहता है। और उसमें उसने क्या है कि had sold to the masses is extreme neoliberal shock therapy। ये उसने इसका नाम रखा है कि हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं, एक्सट्रीम न्यू लिबरल शॉक थेरेपी। तो यहाँ से आप अगर कोई बच्चा यहाँ तक पहुंचता है, लेक्चर को सुनता है, तो न्यू लिबरलिज्म क्या होता है वो कमेंट सेक्शन में बताएगा, दैट इज व्हाट इज न्यू लिबरलिज्म क्या है, ठीक है। ये बेसिकली एक थ्योरी है, शॉर्ट करके बताएगा अगर यहाँ तक कोई लेक्चर में पहुंच जाता है तो। अच्छा जी, न्यू लिबरल शॉक जो है वो थेरेपी का उसने नाम रखा कि ये वाली थेरेपी मैं अपनी इकोनॉमी को दूंगा तो मेरी इकोनॉमी बेहतर होगी। अब उस थेरेपी के अंदर है क्या क्या? पहले नंबर तो वो क्या कर रहा है कि मैं जो रिड्यूस कर दूंगा साइज ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट के जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं ना, उनका मैं साइज ही कम कर दूंगा, प्राइवेटाइज कर दूंगा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को, बाय प्राइवेटाइजिंग एसेट्स एंड एलिमिनेटिंग मिनिस्ट्रीज। और मिनिस्ट्रीज ही खत्म कर दूंगा, जब यानी कि जब डिपार्टमेंट ही नहीं रहेंगे तो मिनिस्ट्रीज भी नहीं रहेंगी। तो पहला काम वो कहता है मैं ये करूंगा, जैसे हम कह रहे हैं पीएए के मतलब कि जनाब इसको प्राइवेटाइज कर दो, जान छुड़वा लो, तो वो पहले ही कहता है कि वो अदारे कुछ जो है मैं स्टेट का जो साइज है कम कर दूंगा, प्राइवेटाइज कर दूंगा जो है, और मिनिस्ट्रीज को खत्म कर दूंगा, स्पेंडिंग को कम कर दूंगा, ठीक है ना। अबॉलिशिंग द सेंट्रल बैंक को तो बिल्कुल ही मैं खत्म कर दूंगा। और इसके अलावा जो यूएसए का डॉलर है ना, उसको एज ए नेशनल करेंसी में जो है वो अडॉप्ट कर लूंगा। और इसके साथ साथ जो फेमिनिस्ट हैं और ये लेस्बियन जो हैं, इनकी जो एक्टिविटीज है ना, उसके ऊपर भी मैं क्या करूंगा, मैं इतना ज्यादा इनको नहीं खींच उतारूंगा, बल्कि सोशली प्रोग्रेसिव कंट्री बनाऊंगा, यानी कि खुल के करो जो करना है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये उसने कुछ पॉलिसीज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई कि ये वाली पॉलिसीज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, और इकोनॉमी जो है अर्जेंटीना की उसको क्या करूंगा, बेहतर कर दूंगा। ये थी इसके अंदर मेन बात डिस्कस करने वाली। आगे वो कहता है कि अब ये भी है कि जो इसके रिलेशंस है ना, वो कहता है कि अर्जेंटीना के जो रिलेशंस है ना, मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स जो हैं चाइना और ब्राजील, उसके साथ जो थे, वो कहता है कि फॉर इंस्टेंट freeze relations with Argentina, main trading partner China and Brazil, because pact with communists were unacceptable, is no longer on the agenda। कि क्योंकि ये है कि इसमें ये है कि जो अर्जेंटीना है उसमें कह रहा है कि जो ब्राजील और चाइना है उसके वो, क्योंकि उसके साथ जो हमारे फ्रीज हुए पड़े हैं ना रिलेशंस ट्रेडिंग वाले, उनको मैं खत्म कर दूंगा।
यानी कि वो बहाल कर दूंगा, अब हम उनके साथ रिलेशन रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला पैक्ट जो है ना विद कम्युनिस्ट वर अनएक्सेप्टेबल, ये अनएक्सेप्टेबल है कि हम यानी कि वहां पर ये स्टोरी चल रही थी कि कम्युनिस्ट के साथ हम क्या करेंगे, कभी भी रिलेशंस नहीं रखेंगे। तो अब ये नो लॉन्गर एजेंडा चलेगा, अब हम रिलेशंस रखेंगे, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करेंगे, बेशक वो कोई कम्युनिस्ट हो या कोई कैपिटलिस्ट हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये रहा इसका जनाबी अली अपना कम्युनिस्ट वाला। आगे वो क्या कहता है? आगे वो ये कहता है कि अर्जेंटीना जो है फाइनली मैली प्रेसिडेंसी नथलेस प्रोमिसेस टू। अब वो आगे बात कर देता है लैटिन अमेरिका की और यूरोप की, और यहाँ पर वो ये बात बेसिकली करना चाहता है कि दुनिया के अंदर जो है ना फार राइट जो है, फार राइट, ये भी फार राइट वाले हैं। तो फार राइट वाले जो दुनिया के अंदर जो है ना, वो उनकी सिमिलर ही काजेज हैं, ज़्यादातर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं। और अब यूरोप के अंदर भी एक ट्रेंड बन चुका है कि जो फार राइट वाले बंदे हैं ना, वो वोट क्या ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं, वो जीतते जा रहे हैं। और क्यों? क्योंकि पर्सनल बातों, हर मुल्क चाहता है कि हम ग्रो करें। ये क्या बात हुई कि सारी दुनिया का ठेका हमने नहीं ले रखा। तो ये जो फार राइट वाले होते हैं, ये थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं, ये अपनी ही बात करते हैं, अपनी तरक्की की बात करते हैं। तो इसलिए पूरे यूरोप के अंदर अब यही चल रहा है कि इनको प्रोग्रेस जो है वो मिल रही है। और ना सिर्फ इनको प्रोग्रेस मिल रही है, बल्कि ये और भी एक चीज सोचते हैं कि ये जो है ना यूरोपियन यूनियन को एज ए प्रॉब्लम फेस फील कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि ये जो यूरोपियन यूनियन है ना, जो बहुत सारे यूरोपियन फार राइट फैक्शंस हैं, वो यूरोपियन यूनियन को ऐसे देख रहे हैं जैसे ये एक प्रॉब्लम है हमारी प्रोग्रेस के अंदर। और जैसे कि बरतानिया की अगर हम बात करूं, तो ब्रेक्जिट हुआ ना, बरतानिया जो है वो यूरोपियन यूनियन से निकलकर बाहर चला गया। क्यों? क्योंकि वो यही सोचते थे कि ये यूरोपियन यूनियन जो है ये हमारी प्रोग्रेस के अंदर एक रुकावट है। तो अब ये है दूसरे भी यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज जो बहुत सारे वहां पर फैक्शंस हैं जो फार राइटेड है, वो यही सोचते हैं कि यूरोपियन यूनियन जो है ये एक एक प्रॉब्लम है। और बहुत सारी जो डेमोक्रेसीज हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर, वो यही सोचती हैं, और फार राइट वाले जो है उनको रन भी कर रहे हैं, और अब वो चेंज भी करना चाह रहे हैं। इसी तरीके से वो आगे यही बात है मेन जो इसके अंदर वो बात करता है लैटिन अमेरिका की, मैली की, जर्मनी की, कि कोई भी यूएसए की, ये सारे के सारे जो हैं बेसिकली इसी तरह से सोचना अब शुरू हो गए हैं आस्ता आस्ता। और फाइनल जो ये फार राइट वाले हैं ना, इसकी बात वो ये करता है कि ये जो फार राइट वाले हैं दे आर क्या है, फैंस हैं इसराइल के। अनसरप्राइजिंगली ये क्या है, हैरानकुन बात ये भी है कि दे आर फैंस ऑफ इसराइल। सो दैट इज ऑल, आज के ओपिनियन के अंदर यही था जी। तो आज के सारे ओपिनियंस हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर दिए हैं। एंड अब ये आपका काम है जी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कमेंट्स आपने ज़रूर करने हैं, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सो जी, आज के लिए यही था। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ वी विल बी देयर फॉर यू। एंड हैव अ गुड डे फ्रॉम मैन ग्रेविटी। खुदा हाफिज़।